नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में महिलाओं को मिली बड़ी सौगात की। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण वाला बिल पास हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड की महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी अदा किया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि धामी सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने भी सीएम धामी का आभार जताया है। ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी कार्यालय में आभार व्यक्त किया। इससे पहले भी जब महिला आरक्षण पे 30% आरक्षण पे विधानसभा में बिल पास हुआ था, उसी दिन पूरे उत्तराखंड में हमारी महिला मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। सभी जिलों में हमने कार्यक्रम किए और हम दिल्ली चुनाव में थे, हम लोगों ने दिल्ली में ही उनका धन्यवाद किया है, मिठाई बांट कर किया। और अभी जिस तरह से उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए और बेटी और सशक्त हो, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, बेटी को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को समाज में सशक्त बने, इस दिशा में हमेशा से काम करती रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बच्ची हमारी जो पहाड़ में पढ़ती हैं, जो यहाँ पढ़ती हैं, प्लेन में पढ़ती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको एक चुनौती से गुजरना पड़ता है। और उनको इस चुनौती से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो उनके पास दोहरा एक हमेशा दायित्व रहता है। घर पे भी कुछ ना कुछ उनका काम होता है और उसके बाद उनको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, स्कूल भी जाना पड़ता है और माँ का कहना भी मानना पड़ता है घर के आने के बाद। और इसके बाद जब इतनी उनको एक जिम्मेदारी के बाद वो अपना एक कुछ अचीव करती है और उसमें अगर उसको एक आरक्षण मिलता है नौकरियों में, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के प्रति ये एक बड़ा कदम। उत्तराखंड को आपदाओं ने कई जख्म दिए हैं। हर साल आपदाओं की वजह से उत्तराखंड को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, लेकिन अब सरकार इस दिशा में गंभीर होती हुई नजर आ रही है। अब आपदाओं पर अंकुश लगाने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 साल के MOU पर साइन किया है। इस दौरान दोनों विभागों के अधिकारी शामिल रहे। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि बारिश की सटीक जानकारी के लिए राज्य में कंपैक्ट रडार लगाया जाएगा, ताकि बादल फटने और भारी बारिश से जुड़ी जानकारी लोगों को मिल सके। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम को विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है। लैंसडाउन में भी डॉपलर रडार लगाया जाएगा, ताकि लोगों को लोकेशन स्पेसिफिक जानकारी मिल सके। जैसा कि हमने बताया, MOU एक पार्टनरशिप है IMD और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और IMD के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनका जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। IMD को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं। IMD की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उसके अनुसार IMD काम करे यहाँ पे। और इसी के लिए हमने ये MOU किया है कि जहाँ पर जो गैप है दोनों के पास, वो गैप एक दूसरे के गैप को हम एक दूसरे को मिलकर पूरा कर सकें। एक तो जब लार्ज स्केल सिस्टम होगा तो उसकी जो फोरकास्ट वो बेटर होती है, क्योंकि वो उसका मतलब जो डायमेंशन वो बड़ा है और उसको कैप्चर करने के लिए सारे सिस्टम है। लेकिन जब वही चीज़ें स्मॉल स्केल पे होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कैप्चर उतना उसमें नहीं होता, तो वो हम फिर नावकास्ट में उस चीज़ को कर सकते हैं। तो जब लार्ज स्केल में है, पूरे उत्तराखंड को अफेक्ट करने वाला और अच्छा खासा फ्लड होगा, अच्छी खासी लैंडस्लाइड होंगी, सब चीज़ें होंगी, तो तब ठीक है, पूरा स्टेट जो अपनी मशीनरी वो अपना लगा करके जो भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए उसको फिर चाहे उनको आवागमन रोकना पड़े या और इसी तरह की और कार्रवाई करने वो करते हैं। और उसमें देखा कि पिछले उसमें आपने देखा जैसे 2021 में तो बहुत कम जानें उसमें गई
अदरवाइज जो हज़ारों में हो सकती थी, इनकी जो जान का नुकसान होता था। तो किसको उस समय भी सूचना नहीं मिल पाई? जो अंदर गए थे, ट्रैकिंग में गए थे, जो ट्रैकिंग में अंदर गए थे, तो उन्होंने ना तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है कि हम इतने लोग हैं, ये हमारा कोई इस तरह की इवेंट अगर होती तो हमको कैसे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो एक उस पर भी चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं कि जो भी लोग जाएंगे, ट्रैकिंग में जाते हैं, ये जो अंदर चोटियाँ हैं उसमें जो विजिटर्स जाते हैं, तो उनको एक वो कर दिया है कि भाई आप जो है जो सूचना के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम देके जाएंगे जिससे हम आपको बता सकें इस तरह की इवेंट। हर परिवार का एक सपना होता है, सपना अपने खुद के घर का। केंद्र सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए ऐसे लोगों के सपनों को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गदरपुर के श्यामनगर में भी पीएम आवास योजना के तहत 928 मकान बनाए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत बन रहे इन घरों के लाभार्थियों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि जिन 928 मकानों का निर्माण किया जा रहा है, उनके पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसकी जानकारी शिविर के जरिए सभी लाभार्थियों को दी गई है। क्योंकि जो मतलब ये आवासीय योजना गरीबों के लिए उन्होंने निकाली है, जो ये योजना का उन्होंने विस्तार किया है, तो शायद ये हम जैसे और भी अनेक जो लाभार्थी हैं उनको इस तरीके से मिले। और लेकिन जो ये मिले, जो सोसाइटी मिले, तो ये इसके लिए एक पारदर्शिता होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई किसी को मतलब एक तरीके से कह दिया जाता है कि पैसे दे के या इधर उधर कुछ करके ऐसा कुछ मतलब करके उनको प्रायोरिटी पहले दे या बाद में किसी गरीब बंदे को प्रायोरिटी मिले, तो ऐसा ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना का आज 928 मकानों का यहाँ काफ़ी दिनों पहले हमने शिलान्यास किया था और उसका बेस बनकर तैयार हो चुका है। ब्लॉक बन रहे हैं, कॉलम खड़े हो गए हैं और आज जो लाभार्थी लोग हैं इसी योजना की जानकारी उनको देने के लिए, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई पूछना चाहते हैं, उसका शंका कोई है, उसका समाधान के लिए आज यहाँ बुलाया गया है। और इनको पता भी चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की ये बहुत कल्याणकारी योजना है और इसका आपको लाभ मिल रहा है, आपका मकान बनना है, आप यहाँ देख भी लो। यह कार्यक्रम बहुत आयोजन किया गया। मैं आवास विकास परिषद के अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो संस्था यहाँ वो यहाँ उनकी भी कई दिक्कतें थी, उन्होंने मुझे बताया। साल 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की याद में उधम सिंह नगर के जसपुर में एक पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन ये पार्क आज दयनीय हालत में नजर आ रहा है। नगर पालिका प्रबंधन इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका से यह हैरान करने वाली खबर सामने आई है। तो पार्क की दुर्गति होती हुई नजर आ रही है। लोग पार्क में गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, साथ ही आपको दिन भर आवारा पशु पार्क में घूमते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन नगर पालिका प्रबंधन इस और ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी लगातार बनी हुई है। 91-92 में उस पार्क का निर्माण हुआ था अब्दुल कलाम पार्क के नाम से। 2-4 साल उसको ठीक रखा गया, उसमें फुलवाड़ी भी हुई, उसमें बच्चों के खेलने के कई चीज़ें लगी हुई थी, बच्चे खेलने में जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कुछ समय बाद 3-4 साल बाद वो पार्क की लोहा भी दिख गया, फूलवाड़ी भी ख़त्म हो गई और उत्तराखंड बनने से पहले उसको बेकार कर दिया गया। उत्तराखंड बनने के बाद कई बार उस विषय को अवगत कराया गया नगर पालिका परिषद को, लेकिन जितनी बार भी जो भी चेयरमैन बना उसने उसको साइड बस्ते में रख दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। पार्क बनाए जाते हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और लोग उसमें विचरण कर सकें, बैठें, कुछ वृद्ध लोग आपस में बातें कर सकें, तो एक कम्युनिटी के लिए होता है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी गंभीरता को नगर पालिका नहीं समझ रही और उस पार्क को जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए था वो निजी उपयोग के लिए उसका लोग उपयोग कर रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे कब्जा हो जाना है, तो ये बड़ा गलत है। और मैं तो चाहूँगा कि उसको ठीक से डेवलप किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण हो। ये नगर पालिका के चेयरमैन थे मुख्तियार अहमद जी, उनके कार्यकाल में अब्दुल हमीद पार्क बनाया गया था और बहुत अच्छा पार्क था।
लेकिन उसकी आज जर्जर हालत के लिए नगर पालिका प्रशासन उसके पूरी तरह दोषी है। मेरे द्वारा भी बीच बीच में नगर पालिका बोर्ड में बैठक में जाकर उसको प्रस्ताव को रखा गया। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो पूर्व चेयरमैन मुख्तियार के पुत्र हैं, उन्होंने भी लिखित में दिया कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मेरा भी द्वारा प्रयास हुआ, मैंने भी उसमें कई बार पेड़ लगवाए हैं, जो उसमें 5 पेड़ खड़े भी हैं, वो मेरे द्वारा लगवाए गए थे लगभग 8 से 10 साल पहले। मेरा प्रयास था कि पार्क डेवलप हो, लेकिन नगर पालिका उधर सुध नहीं ले रही। उसमें पशु बांधते हैं मोहल्ले के लोग और कूड़ा करकट डालते हैं, जबकि वहाँ के लोगों के आसपास जो रहते हैं उनको गंदगी से दिक्कत होती है। लेकिन इसके लिए नगर पालिका बिल्कुल मूक दर्शक बनी बैठी है। चेयरमैन पर्सन हो या ईओ, कोई भी उधर। अल्मोड़ा शहर में बहुउद्देशीय बस अड्डे का निर्माण कार्य चल रहा है। दरअसल कांग्रेस सरकार के दौरान इस बस अड्डे के लिए 16.5 करोड़ का बजट पास किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसमें कटौती की और बजट को 14.09 करोड़ का कर दिया। वहीं निर्माण कार्य के लिए अब तक 11.78 करोड़ रुपए मिल पाए हैं, जिसके कारण बहुउद्देशीय बस अड्डे से केवल रोडवेज बसों का ही संचालन हो सकेगा, जबकि इसमें टैक्सी, केएमयू की बसों का भी संचालन होना था। जो आज के समय में अल्मोड़ा जो ये उत्तराखंड परिवहन निगम का अपना बस अड्डा बनने जा रहा है, पूर्व के मानकों के अनुरूप नहीं बन पा रहा है। इसमें ये बहुउद्देशीय बस अड्डा बनना था और ये आज सिर्फ हमारे रोडवेज के उपयोग में ही आ पाएगा, जबकि इसमें संचालित होनी थी केमू की बसें, टैक्सियाँ और अतिरिक्त जो बाहर से आने वाली बसें भी थी वो भी संचालित होनी थी। लेकिन ये आज के पूर्व में दिए हुए बजट के अनुरूप नहीं बन पाया है और इसमें भारी कटौती कर दी है। हम चाहते हैं कि इसको जो पूर्व में सरकार की योजना थी उसी तर्ज पर। आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियोस देखे होंगे जिनमें लोग हथियार लहराते हुए नजर आते हैं, हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब हरिद्वार में ऐसा करने वालों की बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बंदूकों के साथ फोटो और वीडियो डालने वाले कई लोग तो जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब बहादुराबाद में भी पुलिस ने ऐसी ही कार्रवाई की है। दरअसल रहमान नामक शख्स ने अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डाली थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी जब्त कर लिया गया है। समय समय पर हमारे द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा यह देखा गया है कि कुछ लोग हैं जो फैशन के तौर पर या शहर में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से वेपन के साथ, अवैध असले के साथ फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के क्रम में हमारे द्वारा इन पर कार्रवाई की गई। पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई की जाती रही है और अभी हाल फिलहाल भादराबाद क्षेत्र का एक प्रकरण जिसमें एक व्यक्ति द्वारा फोटो डाली गई थी, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। उसका नाम रहमान है, मैं बडेडी राजपूतान निवासी है और उसके कब्जे से अवैध असला भी बरामद किया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीनगर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। महिला पुलिसकर्मियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकायदा 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित किया गया है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर श्रीनगर प्रशासन की यह मुहिम देखने को मिल रही है। एसएसपी के निर्देश पर महिला सशक्तिकरण और सेल्फ डिफेंस पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। महिला थाने में लगी कार्यशाला में सभी थानों की महिला हेल्प डेस्क प्रभारी और महिला कांस्टेबलों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। ये सभी महिला पुलिसकर्मी जिले के अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगी। शाला जो है यहाँ आज श्रीनगर में प्रारंभ की है और इसमें हमारी सभी जो थाने हैं उनकी महिला हेल्प डेस्क प्रभारी और जो हमारी महिला कांस्टेबल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और मुख्यतः इसमें महिला हेल्प डेस्क में किस प्रकार से उनको जो महिलाएं आ रही हैं, पीड़िताएं आ रही हैं, उनको किस तरह से उनकी समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करना, उनकी काउंसलिंग करना, उस संबंध में भी उनके सेशंस करवाए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो एक जागरूकता कार्यक्रम इन्हें अपने थाना क्षेत्रों में चालू करना है, जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, स्पेशली बालिकाओं के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाकर जो इनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देनी है तथा लीगल राइट्स, गुड टच, बैड टच के बारे में और कैसे बालिकाएं अपने आप को साइबर स्पेस पे, साइबर सेफ्टी या कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं उनको साइबर स्पेस में, उस संबंध में भी जो गोरखा राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया।
9वां स्थापना दिवस और दूसरा परमवीर चक्र दिवस मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में गोरखा राइफल्स के पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस दौरान परमवीर चक्र विजेता कैप्टन जीएस सलारिया को पूर्व सैनिकों ने याद किया और उनकी फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का आयोजन कैंट देहरादून में किया गया था। दरअसल इस यूनिट की स्थापना 21 दिसंबर 1959 को लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस मैत्रा की अगुवाई में देहरादून के क्लेमेंट टाउन में हुई थी। यूनिट ने सून पीसिंग कीपिंग ऑपरेशन कांगो में 1961 से 1962 तक अच्छा काम किया था। इस दौरान गोरखा राइफल को 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र और 4 वीर चक्र भी मिले थे। हम लोग अपना रेजिंग डे मना रहे हैं और हम अपना पीवीसी डे मना रहे हैं। आज ही के दिन हम लोग ने दोनों दिन कंबाइन करने की कोशिश करी है। 5 दिसंबर 1961 में हमको परमवीर चक्र हमारे यूनिट में उस ऑपरेशन के दौरान हमें मिला था कैप्टन जीएच सलारिया का, और 21 दिसंबर उसी साल हम लोग उससे 1 साल पहले हम लोग की पलटन बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस का आयोजन किया। इस दौरान शौर्य संचलन का भी आयोजन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर से शौर्य संचलन शुरू हुआ और शहर के कई मार्गों से होते हुए वापस स्कूल में आकर खत्म हुआ। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि शौर्य संचलन का मकसद आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास की जानकारी देना था। हजारों की संख्या में आज युवा साथी यहाँ एकत्रित हैं और शौर्य संचलन निकालकर समाज को ये संदेश देना है जो 1992 के बाद की जिनकी जन्मतिथि है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो राम मंदिर को कदापि पिकनिक स्पॉट ना समझें। उनको ध्यान में रहे त्याग, बलिदान और समर्पण की एक गाथा है। इसका स्मरण दिलाने के लिए शौर्य संचलन का आयोजन किया है और अपने सभी युवा इसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कर रहे हैं। राम मंदिर की तरफ पुनः कोई गलत निगाह से ना देख पाए, बाबर के सेनापति मीर बाकी की तरह फिर से कोई राम मंदिर को छू ना पाए, खंडित करना तो दूर की बात है। ये जज्बा प्रत्येक हिंदू युवा के अंदर पनपता रहे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध श्री सिद्धबली बाबा महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की मांग अब उठने लगी है। दरअसल इस मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कंसल ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि श्री सिद्धबली बाबा महोत्सव में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी सुविधा के लिए सरकार को इस महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर देना चाहिए ताकि सरकारी स्तर पर भी इसकी तैयारियां हो सकें। बता दें कि 3 दिवसीय श्री सिद्धबली बाबा महोत्सव में हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। मेले ने भव्य रूप धारण कर लिया है। ये भी सब जो है बाबा की कृपा है, बाबा के अंदर आस्था है, तो ये मेला जो है भव्य रूप धारण कर रहा है। आज लाखों आदमी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मेले में जो भंडारा जो चलते हैं, आज 2028 तक जो है मेले में भंडारे बुक हैं। ये सिर्फ बाबा की आस्था के ऊपर ही है सब चीज़। तो क्या आपको नहीं लगता कि और भी राजकीय मेला घोषित कर देना चाहिए सरकार को। सरकार से हम अपेक्षा भी करेंगे, सरकार को कहेंगे भी हम कि ये 3 दिन का मेला जो है हमारा। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल ईंट और सीमेंट से भरा एक ट्रक खेत में पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रक ऋषिकेश से चंबा जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि ट्रक का ड्राइवर राजीव भंडारी शराब के नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मेडिकल परीक्षण में ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। कल रात यहाँ पे ये ट्रक हमारे घर पे गिरा है, जिससे कोई जान मान का कोई हानि नहीं हुई, पर आने वाले समय पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे परिवार देखो, यहाँ पे हम भी रहते, हमारे किराएदार रहते, कुछ भी नुकसान हो सकता था, जिससे हमारे परिवार में बहुत सारी घटनाएं हो सकती थी। पर ऊपर वाले का कृपा रही कि चलो बच गया हम। ये ट्रक देखो यहाँ पे गिरा हुआ है और ये रोड पे हमेशा लोड ट्रक चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं यहाँ पे? हम ये बाईपास रोड बन रखी है, उस पर चलना चाहिए ना। तो यहाँ पे आने वाले समय पे यहाँ पे कोई नुकसान होगा तो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ उसकी भरपाई प्रशासन करेगी, जो भी करे। इस रोड से हैवी ट्रक के लिए लोगों ने कई बार मना किया, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, लिंक रोड है। इसके ठीक बगल से जो है बाईपास रोड जाती है, वो नेशनल हाईवे है, और लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे से ये ट्रक को चलाया जाना चाहिए, ट्रकों को जो हैवी लोडेड ट्रक हैं। और गनीमत ये रही कि यहाँ पर किसी तरह की जो है जन हानि नहीं हुई है, वरना अगर ये ट्रक थोड़ा और पीछे आता
तो मकान को भी डैमेज पड़ता और उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। तो यहाँ पर पुलिस और प्रशासन को भी लोग लिख कर के दे रहे हैं कि हैवी लोडेड ट्रक को जो है वो जो नेशनल हाईवे है वहाँ से चलाया जाना चाहिए। कभी भी किसी तरह की भी यहाँ पर कोई दुर्घटना घट सकती है। अब देखने की बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है किस तरह से जो है हैवी लोडेड ट्रक को नेशनल हाईवे जो बना हुआ है उससे चलाते हैं। ये देखने की बात होगी। मैं वत्स दयाल। खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।